हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले के चारों पार्ट्स को देख लिया होगा। कल आपको 2 पार्ट्स वीडियो प्रोवाइड कराए गए थे, यानी 2 वीडियो प्रोवाइड कराया गया था और उम्मीद करते हैं कि आपने उन दोनों पार्टों को कल अच्छे तरीके से देख लिया होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था हर चीज़ों को, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये हमारा आज 5th जो कि वीडियो है टॉपिक का, मगध साम्राज्य। और आशा करते हैं कि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि होमवर्क कहाँ मिलता है, तो देखिए होमवर्क आपको दे दिया गया है 10 टॉपिक ऑलरेडी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिलेगी जहाँ से आप टॉपिक देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ताकि आप टेस्ट लगा सकते हैं। बातें बहुत सारी हो गई, और अगर आपने बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। कल एक प्लेलिस्ट आपका नया बन चुका है, सारी वीडियो उसी में डाला गया, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम कवर करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? मगध पर सबसे पहले शासन किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक राजवंश। ठीक है, हर्यक राजवंश। ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पता है और आप इतने दिनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद के संरक्षक थे? यानी दूसरे जो बौद्ध परिषद हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कालाशोक। अब यहाँ से 4 क्वेश्चंस बनने की संभावना है। कौन कौन सी? तो जैसे दूसरी बौद्ध परिषद हुआ, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन कब किया गया, कहाँ पे किया गया था? तो ये आपको याद रखना है कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह। और ये दूसरा आप जो देख रहे हैं इसका वैशाली में हुआ था, शासनकाल कालाशोक के समय में। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे अगर तीसरी बौद्ध संगीति पूछ ले तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था, जबकि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम राइट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताएंगे कि 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदवंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 327 से 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, घनानंद। ठीक है, घनानंद करेक्ट आंसर होगा। नंदवंश के अंतिम राजा थे घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख मिलता है किसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षसा। ठीक है, मुद्रा राक्षसा यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था वो राजा कौन थे? अशोक महान। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अशोक महान। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी द्वारा डाली गई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए, ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया? राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था किसने? ऑप्शन डी, अशोक ने। ठीक है, अशोक, ऑप्शन डी। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? देखिए हमने यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही शामिल किया। अगर मगध साम्राज्य से अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को शामिल करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्वेश्चंस की भरमार है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के कवर कर रहे हैं कि हाँ चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं। और मैंने आपको टॉपिक दे दिया है, तो आप अपने मन से जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक टॉपिक पढ़ना है मगध साम्राज्य को खंगाल डालिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, तो हम लोग चुनिंदा क्वेश्चन ही आपके सामने रखेंगे कि हाँ हो सकता है ये क्वेश्चंस पूछे, ये क्वेश्चंस पूछे, प्रीवियस में ये पूछा गया, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचे कि यहाँ पे क्वेश्चंस कम कराए जा रहे हैं, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा है, ये आप बिल्कुल भी ना सोचें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना कहाँ से टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालवा। ठीक है, मालवा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उदयन। ठीक है, उदयन ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था किस सदी में? 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल क्या था? तो ये एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, जबकि महाशिला कंटक
यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र होता था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, वो राजा कौन था, वो शासक कौन था? वज्जी संघ के विरुद्ध। ऑप्शन ए अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, घनानंद। अगर आपसे पूछ ले कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में पूछा गया था, तो ध्यान रखना है उस वक्त नंदवंश का शासक था और वहाँ के शासक थे घनानंद, और घनानंद के समय में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन सी बिंबिसार करेक्ट होगा यहाँ पे, बिंबिसार। और ध्यान देखिएगा एक चीज़ और भी पूछा जाता है कि किस शासक ने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक विहार का निर्माण कराया था? ध्यान रखिएगा, बेलवन नामक विहार का निर्माण कराया था, बिंबिसार ही वो शासक थे। ठीक है, भगवान बुद्ध के निवास के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? मगध साम्राज्य को ही दिया जाता है, मगध को दिया जाता है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज, यानी जिसको राजगिरी या फिर राजगीर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ई। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहदत्त वंश, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद और भी, जैसे कि छोटा सा लाइन में आपको बताता हूँ, उस लाइन को याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा है, हसीन मासुका साथ। अब ये क्या है? हसीन मासुका साथ आपको याद रखने में काफ़ी आसान होगा। मगध साम्राज्य पर जिन जिन वंशों ने शासन किया था उनका एक सीक्वेंस वाइज है, आपको याद रखना है। क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में आपने देखा है कि पूछा जाता है कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या है, तो उस वक्त आपको ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया, हसीन मासुका साथ याद रखिए। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। देखिए, ह का मतलब हर्यक वंश याद रखिएगा, सु का मतलब यानी हसीन, हसीन यहाँ पे सी की अगर हम बात करें तो शिशुनाग वंश ये याद रख सकते हैं। न का मतलब हो गया नंद वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्टार्ट हुआ, तो माँ से मौर्य। और सु का मतलब सुंग वंश। ठीक है, सुंग वंश। और उसके बाद कर्ण वंश का शासन हुआ, और इन सभी के बाद लास्ट में आपका आया था सतवाहन वंश, और इन्हीं सभी ने मिलकर के मगध पर शासन किया था, मगध साम्राज्य बना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, बिंबिसार एवं अजातशत्रु। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था और अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। किस वंश के थे? किस वंश के थे? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हर्यक वंश के शासक थे। ऑप्शन ए। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन डी। मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप का स्थापना की थी? दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी राजगीर में किस शासक ने? ऑप्शन बी कुणिक, यानी कि अजातशत्रु। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली किस राज्य से थी? आम्रपाली का संबंध किस राज्य से था? वैशाली की थी आम्रपाली। ठीक है, वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया। ऊपर में पूछा गया था वज्जी संघ के विरुद्ध किस शासक ने रथमुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, और यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि अजातशत्रु ने इस नामक दो हथियारों का प्रयोग किसके विरुद्ध किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि लिच्छवी और वज्जी संघ के विरुद्ध। ध्यान रखना, तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपका लिच्छवी दे रहा है। अगर ऑप्शंस में आपके पास लिच्छवी नहीं रहता तो फिर वहाँ पे हम लोग इनमें से कोई नहीं को टिक करते, क्योंकि वहाँ पे वज्जी संघ की बात की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। और ऑप्शंस में लिच्छवी भी है, तो लिच्छवी और वज्जी को दोनों को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं सी बिल्कुल सही होगा, लिच्छवी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? हर्यक वंश के पतन के बाद, तो मैंने आपको जो ऊपर में तरीका बताया था हसीन मासू का साथ, तो हसीन यानी कि ह के बाद सी आएगा, तो सी मतलब शिशुनाग वंश। राइट आंसर ऑप्शन ए। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम गिरिराज यानी कि राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था वैशाली को अपनी राजधानी? तो शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वांतरांतरक और एकराट की उपाधि दी गई थी, कहा जाता था? बताइए किस शासक को, मगध के किस शासक को? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, महापद्म नंद। अब महापद्म नंद कौन थे? मैंने आपको ऊपर बताया था कि नंद वंश के ये संस्थापक थे महापद्म नंद। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश के अंतिम शासक भी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, घनानंद, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिलाया गया? कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिलाया गया? ऑप्शन डी, महापद्म नंद के शासनकाल में, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और सतही सेना रखने वाला कहा गया? सेनिया किसे कहा गया? सेनिया के नाम से जाना गया है। ऑप्शन किसे हो करेंगे? ऑप्शन हम बिंबिसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिंबिसार को सेनिया कहा गया, नियमित और सतही सेना रखने वाला। हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, वास्तविक संस्थापक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा गया? भयानक सेना का स्वामी किसे कहा गया? ऑप्शन ए, पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद को ही उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा गया। मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए एक करके देखते हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, और बिल्कुल सही भी है कि इस पे कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य के संस्थापक पुराणों में माना गया है, पहला जो वंश माना गया बृहदत्त वंश ही माना गया। ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखा था, तो बिल्कुल सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, इन्होंने सर्वाधिक विस्तार किया मगध साम्राज्य का। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी क्रमशः 4 राजधानियाँ बनी, ये बिल्कुल सही है कि इसकी राजधानियाँ भी इसी क्रम में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनमें से कोई नहीं, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे गलत कौन सा है? तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं, सभी के सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्या है कि मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ के विरुद्ध यानी कि वैशाली के साथ हमेशा युद्ध रहा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, तो पाटलिपुत्र की स्थापना ऊपर हम लोगों ने देखा था कि उदयन ने किया था, यानी ऑप्शन बी। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से भी वो फेमस है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था किसके समय? कालाशोक के समय में। ठीक है, कालाशोक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि हर्यक वंश के कौन से शासक थे? हर्यक वंश के वो शासक थे अजातशत्रु, यानी ऑप्शन सी अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को जाना जाता है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? मगध के उदय का श्रेय किसे जाता है? बिंबिसार को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक इस कोर्स में नहीं ज्वाइन हुए हैं और आज उनके कोर्स में ज्वाइन होने का आखिरी समय, एक्चुअली कल ही था लेकिन काफ़ी लोग की डिमांड के ऊपर एक दिन बढ़ाया गया है, तो 28 नवंबर आज आखिरी दिन है आपके पास इस कोर्स को ज्वाइन करने का, जिसमें बहुत सारी तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। एग्जाम्स ओरिएंटेड नोट्स दिया गया, 6000 MCQ दिया गया, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी हर तरह से यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है। मात्र 299 रुपये में, कोर्स की प्राइस 399 है, लेकिन 299 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैंने वो ट्रिक बता दिया, आप उस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और करेक्ट आंसर, राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हो सके तो यही 4 नहीं, बाकी के जो भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से मगध पे क्रम से शासन था, किन वंशों का, उनका नाम आप नीचे कमेंट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ शासक और दूसरी तरफ वंश के साथ नाम मैच करना है। तो बिंबिसार के कौन थे? बिंबिसार हर एक वंश के संबंधित थे, ठीक है। कालाशोक का संबंध किस वंश से था? तो ये भी आपको याद रखना कि कालाशोक का संबंध जो था वो शिशुनाग वंश से थे, ठीक है। और मौर्य के साथ यहाँ पे बिंदुसार थे, मौर्य वंश से संबंधित थे, जबकि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को जाना जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये आपका इसके साथ मैच कर गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चंस भी है, मेरे पास 2 क्यूज का क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस ये, किसे अग्रिमीज और जेंड्रीमीज कहा गया है? बताइए, किसे अग्रिमीज और जेंड्रीमीज कहा गया? इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ एक प्रश्न और है जो कि आपके लिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था ऊपर में कि 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन के समय में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ आपकी क्या स्कोरिंग रही नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।